ओके बच्चों, सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस का पूरा रिवीजन करते हैं और उसके बाद में फर्स्ट वाला जो चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला उसको भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले रेसिडेंशियल स्टेटस पे आते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या सीखा था? कोई भी इंडिविजुअल अगर होता है, थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम लोग, राइट? पूरा मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, करेक्ट? कोई भी इंडिविजुअल अगर होगा तो वो रेसिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकता है। ठीक है, बट रेसिडेंट कब होगा? रेसिडेंट होने के लिए एक बेसिक सेक्शन है जिसका नाम है 6(1). ठीक है, ये बेसिक सेक्शन के दो कंडीशंस है। कौन से दो कंडीशंस आपको अब याद आना चाहिए? पहला कंडीशन है प्रीवियस ईयर, हम लोग वैसे असेसमेंट ईयर 22-23 यानी कि प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर भी जिसको बोलते हैं 21-22 के हिसाब से ही पूरा कर रहे हैं, बराबर? तो अगर इसको प्रीवियस ईयर 21-22 में रेसिडेंट बनना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर 21-22 में 182 डेज या उससे ज्यादा दिन इंडिया में रहना चाहिए, और मोर इंडिया में रहना चाहिए। ठीक है, अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है इसको बोल दो रेसिडेंट, बट अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम लोग दूसरे कंडीशन में आएंगे। दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि प्रीवियस ईयर 21-22 में इसने इंडिया में 60 डेज बिताना चाहिए, इसने इंडिया में 60 डेज या उससे ज्यादा दिन रहना चाहिए, 60 डेज और मोर। ठीक है, प्लस इसके साथ में अपने प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में 365 डेज रहना चाहिए। तो अपना प्रीवियस ईयर 21-22, इसके पहले के 4 साल कौन से हो जाएंगे? प्रीवियस ईयर 20-21, प्रीवियस ईयर 19-20, प्रीवियस ईयर 18-19 एंड प्रीवियस ईयर 17-18। ये 4 साल में उसको मिलके कितने दिन रहना चाहिए? 365 डेज और मोर। अगर ये दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो भी चलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे रेसिडेंट। कोई ऐसा पर्सन है जिसने दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, उसको डायरेक्टली क्या बोलोगे? वो हो जाएगा नॉन रेसिडेंट, बराबर? अच्छा, एक बार अगर कोई पर्सन रेसिडेंट बन गया तो हमें उसको और कुछ सवाल पूछने होंगे। ठीक है, कोई पर्सन अगर रेसिडेंट बन जाता है तो रेसिडेंट के दो कैटेगरीज और निकलते हैं, या तो है RNOR, नहीं तो है ROR। व्हाट इज RNOR? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। व्हाट इज ROR? रेसिडेंट बट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ठीक है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ठीक है, RNOR कब होगा? इसके लिए अलग से एक सेक्शन है, सेक्शन 6(6). ठीक है, इसके हैं दो एडिशनल कंडीशंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, तो दो एडिशनल कंडीशंस कौन से हैं? दो एडिशनल कंडीशंस ऐसे हैं, अपना प्रीवियस ईयर छोड़ दो। अपना प्रीवियस कौन सा है? अपना प्रीवियस ईयर है 21-22। इसके पहले के 10 इयर्स में, इसको कितने बार नॉन रेसिडेंट चाहिए? ये कम से कम 9 बार नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, बराबर? मतलब अपने प्रीवियस ईयर 21-22 के पहले के 10 साल में 9 बार उसको नॉन रेसिडेंट रहना चाहिए। अगर वो 9 बार नॉन रेसिडेंट रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, अच्छा, पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, कोई बात नहीं, दूसरा कंडीशन चेक करो। दूसरा कंडीशन फिर से बोलता है अपना प्रीवियस ईयर 21-22 छोड़ दो, इसके पहले के 7 साल में, इसके पहले के 7 साल में उसको कितने दिन रहना चाहिए? 729 डेज और लेस या उससे कम दिन रहना चाहिए, बराबर? या तो 729 डेज रह रहा है या उससे कम दिन रह रहा है। अगर ऐसा होता है तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अच्छा, अगर दोनों भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। सही है, ठीक है, ये तो अपना पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का। दिस इज जनरल रूल, दिस इज व्हाट? दिस इज जस्ट द जनरल रूल, बराबर? अच्छा, ये जो जनरल रूल है बच्चों, इसके हैं टोटल 2 एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शन नंबर 1 बच्चों, अगर सपोज कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, ये इंडियन सिटीजन अगर इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, कौन सी चीज के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, या ये इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, दोनों में से अगर कुछ भी होता है, ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो 6(1) के जो 2 बेसिक कंडीशंस है उसमें से सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करेंगे। कौन सा वाला कंडीशन हम चेक करेंगे? हम लोग इसको सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन ही चेक करेंगे। 182 डेज और मोर वाला कंडीशन चेक करना है, बराबर?
ओके, इसको इस तरीके से बता रहा हूं, ये देखो, एक सेकेंड बच्चों, ये देख लो। हाँ, मैंने अभी आपको जो बताया था रेसिडेंशियल स्टेटस 6(1) के जो दो कंडीशंस होते हैं, कौन से दो कंडीशंस? एक तो इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा दिन रहना चाहिए, और दूसरा 60 डेज उस प्रीवियस ईयर में रहना चाहिए, और उसके पहले के 4 साल में 365 डेज रहना चाहिए। ये जो दो कंडीशंस है, इसमें से आप सिर्फ पहला वाला चेक करोगे। कौन से केस में? एक्सेप्शन वाले केस में। पहला एक्सेप्शन क्या है? इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर जा रहे हैं जॉब के लिए, या फिर वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है। तो यहां पे आपको सिर्फ पहला कंडीशन ही लगाना है, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। सही बात है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक और एक्सेप्शन है। सेकंड एक्सेप्शन इसका ये है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। वैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब वो पर्सन जिसके पेरेंट्स या जिसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब पार्टीशन के पहले वाला जो इंडिया था तब वो पैदा होते हैं, ठीक है। उनकी जड़ इंडिया से है, तो हम लोग उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे। दूसरा एक्सेप्शन क्या बोलता है? कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया आ रहा है विजिट पे, जो इंडिया विजिट पे आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इनको भी हम लोग सिर्फ पहला ही कंडीशन लगाएंगे। पहला कंडीशन मतलब फिर से कौन सा? 182 डेज वाला। अच्छा, खास करके इनके लिए कौन सी कैटेगरी के लिए? ये सेकंड कैटेगरी के लिए अलग से एक फ्रेश चार्ट बनाए, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स थे। चार्ट पहले बताता हूं, फिर चार्ट से और अलग से रिवाइज भी करेंगे, बराबर। चलो, क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनना बच्चों। अगर सपोज कोई इंडियन सिटीजन है, आपको क्वेश्चन में ही दे दिया इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। ऐसा लिखा गया कि ये इंडिया आ रहा है विजिट पे, ये इंडिया आ रहा है विजिट पे, ठीक है। तो इनका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए ये वाला चार्ट आप लोग यूज करना। सबसे पहला सवाल आप इनको क्या पूछोगे? आप इनको पूछोगे क्या आपने प्रीवियस ईयर 21-22 में इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा दिन स्पेंड किए, ठीक है। अगर इसका आंसर यस है, हाँ, तो क्या होगा? तो इनको हम लोग बोलेंगे कि आप रेसिडेंट हो, करेक्ट। फिर से बता रहा हूं बच्चों, ये कौन सा कैटेगरी है? ये एक्सेप्शन है, इसमें हम लोग दो कंडीशन चेक नहीं कर रहे हैं, दूसरा वाला चेक नहीं करना है, सिर्फ पहला वाला पूछो। पहला वाला मतलब कौन सा? 182 डेज वाला। अगर हम लोग इसको पहला वाला क्वेश्चन पूछते 182 डेज आपने इंडिया में बिताया है क्या, अगर इसका आंसर यस है तो इनको क्या बोलोगे? रेसिडेंट। रेसिडेंट होने के बाद में आप लोग और क्या पूछोगे? हाँ, 6 के कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आप क्या हो जाओगे? RNOR। 6 के कंडीशंस क्या है? वही सारा वापस चीज रिपीट हो रहा है। क्या होगा 6 के कंडीशंस? पिछले 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, या फिर पिछले 7 साल में 729 या उससे कम दिन इंडिया में बिताने चाहिए। अगर ऐसा है तो RNOR, अगर ऐसा नहीं है तो ROR। मतलब आगे की कहानी तो वही है, बट हम लोग इनको शुरुआत में से पहला ही कंडीशन लगा रहे हैं। कौन सा? 182 डेज वाला। अगर वो बोल रहा है सर मैंने इंडिया में प्रीवियस ईयर 21-22 में 182 डेज से कम दिन स्पेंड किए, तो इनको छोड़ना नहीं है। ये लोग काफी अमीर होते हैं, इनसे टैक्स वसूल करना चाहिए। तो गवर्नमेंट एक और क्वेश्चन पूछेगी, हमें इनको एक और क्वेश्चन पूछना है। अगर इसका आंसर नो है, इन्होंने कम डेज स्पेंड किए, तो क्या पूछोगे? पूछो आप अमीर हो या गरीब हो? आप क्या हो? अमीर हो या गरीब हो। अच्छा, मतलब आपको क्या चेक करना है? आपको यहां पे एक और क्वेश्चन पूछना है, is the total income other than foreign source income, हाँ, other than foreign source income exceeding rupees 15 लाख। अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम मतलब इंडिया का इनकम। अगर आपका इंडिया का इनकम, आपके टोटल इनकम में आपका इंडिया का जो सोर्स का इनकम है वो 15 लाख के ऊपर अगर जाता है, मतलब आप अमीर हो, वी आर इंटरेस्टेड इन यू। अब इनको क्या पूछना है? अब इनको एक और सवाल पूछो। इनको पूछो कि भाई साहब आपने प्रीवियस ईयर 21-22 में, हाँ, 120 डेज या उससे ज्यादा स्पेंड किए क्या? 120 डेज या उससे ज्यादा दिन स्पेंड किए क्या, ठीक है। प्रीवियस ईयर 21-22 में 120 डेज या उससे ज्यादा दिन स्पेंड किए क्या, ठीक है। और यहां पे सेकंड कंडीशन क्या होगा? प्लस 365 डेज और मोर। ये कब चेक करना है? पहले के 4 साल। प्रीवियस ईयर 21-22 के पहले के 4 साल बताओ जल्दी से फिर से। प्रीवियस ईयर 2021, प्रीवियस ईयर
1920, प्रीवियस ईयर 1820, 1819, सॉरी गलती से मिस्टेक, प्रीवियस ईयर 1718। तो ये 4 साल का टोटल यहाँ पे 365 होना चाहिए। अच्छा, अगर हम देखो तो ये कंडीशंस लर्न करना डिफिकल्ट नहीं है। हम लोगों ने जो ओरिजिनल सेकंड कंडीशन देखा था उसमें क्या था 60 और पहले के 4 में 365। अब क्या हो गया 120 और 365, बाकी और कुछ चेंज नहीं किया है, सब कुछ सेम है। अगर ऐसा है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, एक तो अमीर है 15 लाख के ऊपर इंडिया के सोर्स का इनकम है, और दूसरा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या बोलोगे इनको, डायरेक्टली बोलो आप हो RNOR, खत्म, और कुछ चेक नहीं करना है। क्या बोलोगे इनको, RNOR। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है बच्चों, मतलब अगर सपोज ये इससे कम दिन इंडिया में स्पेंड कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो ये NR होगा, बराबर, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज इसका आंसर नो है, अगर इनका टोटल इनकम में इंडिया के सोर्स का इनकम 15 लाख से कम है, तो हमें इनमें इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि ये गरीब है, टैक्स भी कम भरेंगे, तो इनको क्या बोलोगे, नॉन रेसिडेंट, खत्म। सही है, ठीक है। एक बार यहां से हम लोग इसको चेक करते हैं, तो आपको ये बेटर तरीके से समझ में आएगा। जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। राइट, तो बच्चों मैंने आपको अभी क्या बताया, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू इंडिया फॉर विजिट, ऐसा कैसे, पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे, 182 डेज या उससे दिन रह रहा है क्या, अगर हाँ तो क्या बोलोगे, रेसिडेंट। फिर उसके बाद ROR है या RNOR है, वो डिपेंड करेगा 6 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर 6 की दो कंडीशंस में से कोई भी सेटिस्फाई करता है, क्या बोलोगे, RNOR, नहीं करे तो क्या बोलोगे, ROR। चलो यहां आते हैं, अगर सपोज इसने 182 डेज से कम इंडिया में स्पेंड किए, तो क्या पूछना है आपका, इंडिया के सोर्स का इनकम टोटल इनकम में 15 लाख के ऊपर जा रहा है क्या, अगर यस है तो अब यहाँ पे एक और सवाल पूछो, इनको जल्दी छोड़ना नहीं है। इनको एक और सवाल क्या पूछोगे, आपने प्रीवियस ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा दिन बिताए क्या, एंड पिछले 4 साल में अपना प्रीवियस ईयर छोड़ के उसके पहले के 4 साल का टोटल कितना होना चाहिए, 365 डेज और मोर। अगर यस है तो RNOR, अगर नो है तो NR। अगर ये गरीब है तो छोड़ दो, गरीब मतलब 15 लाख से कम है इंडियन सोर्स का इनकम, तो क्या होगा, ही इज नॉन रेसिडेंट। क्लियर, पक्का, ठीक है। तो जो हम लोगों ने ब्रॉडली यहाँ पे इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं, ये यहाँ पे क्या है, खत्म, बराबर। अच्छा, इंडिविजुअल के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तुरंत HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक किया जाता है वो हम लोग देखते हैं, बराबर। बच्चों HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत ही आसान होता है चेक करना। तो HUF रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, समझ में कैसे आएगा, HUF इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बताओ HUF के लिए क्या पूछना है, आपको ये पूछना है कि यहां पे HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ठीक है। क्या HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या तो इंडिया में पार्टली हो रहा है या तो पूरी तरीके से हो रहा है, ठीक है। ये इंडिया में है क्या, ये आपको सवाल पूछना है। क्या HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या तो थोड़ा भी या फिर पूरी तरीके से इंडिया में हो रहा है क्या, अगर इसका आंसर यस है, अगर इसका आंसर यस है तो क्या होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेसिडेंट। बट अगर सपोज HUF को पूरी तरीके से बाहर से दूसरे देश से कंट्रोल किया जा रहा है, तो क्या होगा, अगर नो है इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। सिंपल, इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बराबर। अच्छा, एक बार रेसिडेंट हो गया तो हम लोग और क्या चेक करते हैं, ROR है या RNOR है, ये सारी चीजें हमें देखना है कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, अब आप देखो कर्ता जो है वो क्या 6 के एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है। 6 के एडिशनल कंडीशंस क्या है, वही दो, पिछले 10 साल में से 9 साल नॉन रेसिडेंट होना चाहिए और पिछले 7 साल में 729 या उससे कम दिन बिताने चाहिए। दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो रहा है तो क्या होगा, RNOR हो जाएगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो ROR हो जाएगा, HUF। सही है, ठीक है। RNOR है या ROR है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कर्ता पे। बट रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां हो रहा है। अगर पूरी तरीके से कंट्रोल या मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है, पार्टली भी हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये है रेसिडेंट। इज इट इजी, पक्का, 100%। किसका किसका कर लिया, इंडिविजुअल का किया, और किसका किया, HUF को किया, कंपनी का भी देख लेते हैं, ठीक है, लगे हाथ कंपनी का भी काम निपटा लेते हैं, ठीक है। तो सभी का हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस ब्रॉडली चेक कर रहे हैं, ओके। बच्चों कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, बराबर।
कंपनी का अगर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है ना, तो कंपनी जो है वो इंडिविजुअल जैसा कहीं घूमती फिरती नहीं है, बराबर। कंपनी आर्टिफिशियल एंटिटी होती है। तो कंपनी रेसिडेंट कब होगी? बच्चों आपको सिंपल सा सवाल पहले खुद को ये करना है कि क्या ये इंडियन कंपनी है? इज इट एन इंडियन कंपनी? इज इट एन इंडियन कंपनी? ठीक है, इसका आंसर अगर यस है तो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्टली आप रेसिडेंट हो। रेसिडेंट मतलब कौन से वाले? आप डायरेक्टली ROR हो। कंपनी के लिए खास चीज क्या पता है? या तो ROR होगी या तो NR होगी। और NOR का झंझट नहीं है, तो बहुत इजी हो गया। करेक्ट? फिर से, अगर इंडियन कंपनी है तो डायरेक्टली क्या बोलोगे? आप रेसिडेंट हो। इंडियन कंपनी मतलब जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ है, ठीक है, जिसको इंडिया में हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है, इंडिया में सारा प्रोसीजर हुआ है, उसको इंडियन कंपनी बोलना है। अगर इंडियन कंपनी है तो रेसिडेंट मानी जाएगी। सही है? ठीक है, इन्फोसिस, रिलायंस, ये सारे इंडियन कंपनी है, बराबर। चलो, अगर इसका जवाब नो है, नो है, अगर आप इंडियन कंपनी नहीं हो तो क्या पूछोगे? आपको यहां पे पूछना है, अगर आप इंडियन कंपनी नहीं हो, इंडियन कंपनी नहीं मतलब क्या है? दिमाग में क्या आएगा? ये कोई दूसरे देश की कंपनी है जो इंडिया में काम कर रही है। अगर दूसरे देश की कंपनी इंडिया में काम कर रही है तो आपको खुद को ये सवाल पूछना है, क्या यहां पे इंडिया में जो कंपनी चल रही है उसके सारे डिसीजंस इंडिया में लिए जाते हैं क्या? सिंपल। ठीक है, अभी देखो क्या होता है, मैं आपको बहुत बताता हूं बच्चों। पेरेंट कंपनी दूसरे देश में होती है और जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है या फिर जो भी उसका इंडिया में बिजनेस चल रहा है वो यहाँ पे फॉरेन कंपनी के थ्रू ऑपरेट होता है, बराबर। तो पेरेंट कंपनी बहुत सारे डिसीजंस कंट्रोल करती है इंडिया में क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अगर इंडिया में जो बेसिकली जो फॉरेन कंपनी चल रही है उसके डिसीजन सारे वही कंट्रोल कर रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेसिडेंट। ठीक है, अभी देखो फिर से बता रहा हूं, ब्रॉडली कंपनी है, आपको पूछना है इंडियन कंपनी है क्या? अगर यस तो रेसिडेंट, अगर नो है तो क्या पूछोगे? आपको पूछना है इज द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, POEM। पोएम मतलब कविता नहीं, पोएम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब क्या आपकी कंपनी के सारे डिसीजंस, भले आप फॉरेन कंपनी हो बट आपके सारे डिसीजन क्या आप लेते हो? अगर इसका आंसर यस, अगर इसका आंसर यस तो क्या बोलोगे? आप रेसिडेंट हो, ROR। अगर इसका आंसर नो है तो आप पूरी तरीके से नॉन रेसिडेंट हो। समझा? पक्का? ठीक है, तो ये थी कहानी कंपनी की। किसका किसका अभी तक रेसिडेंशियल स्टेटस हमने चेक किया? इंडिविजुअल का, HUF का और कंपनी का, राइट। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स बच्चों मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक और पॉइंट रहता है जो है वोएज वाला। वोएज वाला क्या पॉइंट है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं यहां से। ठीक है, वोएज। ठीक है, बहुत बार आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में यह दिया जाए कि कोई पर्सन है जो शिप का क्रू मेंबर है, शिप का क्रू मेंबर है, बराबर। अभी क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉइज जो है जहाज में बैठते हैं, इंडिया के बाहर घूम के वापस इंडिया आते हैं। मेन मुद्दा क्या है? बहुत सारे एम्प्लॉइज शिप के एम्प्लॉइज है, शिप के क्रू मेंबर है, जहाज में बैठते हैं, इंडिया के बाहर जाके घूम के वापस इंडिया आते हैं। तो अगर वो इंडिया के बाहर जा रहे हैं और वापस घूम फिर के इंडिया आ रहे हैं, तो जितने दिन वो जर्नी में थे, वोएज में थे, उतने दिन वो इंडिया में है ही नहीं, बराबर। तो जब हम लोग ऐसे लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, तो जब ये शिप को ज्वाइन कर रहा है, वहां से लेके जब ये शिप से उतर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं साइनिंग ऑफ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनिंग ऑफ। ये तारीख से लेके ये तारीख तक हम लोग जितने भी दिन हैं वो हम लोग हटा देंगे। हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये इंडिया में नहीं है। इसमें एक खास ट्रिक का, एक खास चीज का आपको ख्याल रखना है। कौन सी चीज का ख्याल रखना है? ये तारीख और ये तारीख दोनों भी हम लोग मानेंगे कि इंडिया में नहीं है। जब ज्वाइन किया उस दिन इंडिया में नहीं है मानना है, और साइनिंग ऑफ के दिन भी इंडिया में नहीं है ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। सिंपल, ये थी वोएज की कहानी, बराबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, मॉडल में एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, वो पूरा इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। सही बात है, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या देख लिया? इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किया, HUF का कर लिया, कंपनी का कर लिया, वोएज वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, बराबर। इसके बाद में अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जिस पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो टेबल क्या है वो मैं आपको अभी डायरेक्टली टेबल पे लाता हूं, राइट। अच्छा बच्चों, वो टेबल पे आने के पहले डीम रेसिडेंट पहले बताता हूं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली अमेंडमेंट समझ लो। कौन सा अमेंडमेंट है? डीम रेसिडेंट वाला अमेंडमेंट। मतलब थोड़ा पुराना अमेंडमेंट हो गया भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोगों के अटेम्प्ट के लिए बना है। 61A डीम रेसिडेंट, ठीक है। ये सेक्शन काफी नया इंसर्ट हुआ है। सेक्शन का मेन मुद्दा क्या, मैं डायरेक्टली मुद्दे पे लेके आता हूं आपको, फिर बाद में हम लोग पढ़ लेंगे, बराबर। बहुत सारे ऐसे इंडियन सिटीजन है
कौन है? इंडियन सिटीजन जो अलग अलग देश में घूम रहे हैं, ठीक है। सपोज मिस्टर ए नाम का कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, ये कुछ दिन दुबई में रहता है, कुछ दिन श्रीलंका में रहता है, कुछ दिन यूएस में रहता है, कुछ दिन इंडिया में रहता है, कुछ दिन सपोज पाकिस्तान में भी रहता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? अलग अलग देश घूम रहा है, और ये इतना चालू है, ये इतने कम दिन हर देश में बिता रहा है कि कोई भी देश का रेसिडेंट नहीं हो रहा है। हर देश में क्या हो रहा है? नॉन रेसिडेंट। और कोई पर्सन अगर हर देश में नॉन रेसिडेंट होगा तो बहुत कम कम टैक्स भरेगा, ठीक है। और बच्चों ये पर्सन काफी अमीर है, ये पर्सन काफी अमीर है। काफी अमीर मतलब सपोज इसका इंडिया से इनकम 15 लाख के ऊपर जा रहा है। कहानी समझने की कोशिश करो, मैं आपको आराम से सारे कंडीशंस इनडायरेक्टली बता रहा हूं। फिर से कहानी में कौन है? मिस्टर ए। ये कौन है? इंडियन सिटीजन। ये क्या कर रहा है? ये अलग अलग देश में कुछ कुछ दिन बिता रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ये कोई भी देश का रेसिडेंट नहीं बन रहा है, क्योंकि ये हर देश में काफी कम कम दिन स्पेंड कर रहा है। इस चक्कर में क्या होगा? इज नॉन रेसिडेंट इन ईच एंड एवरी कंट्री। हर देश में नॉन रेसिडेंट है, और हमें पता है नॉन रेसिडेंट अगर कोई पर्सन होता है तो हम लोग उस पर ज्यादा हक जता नहीं सकते। वैसे बताओ, इंडियन गवर्नमेंट सबसे ज्यादा हक किस पे जताती है? जो इंडिया में ज्यादा दिन बिता रहा है, जिसने इंडिया का नमक खाया है। ROR को हम लोग सबसे ज्यादा कंट्रोल करेंगे, RNOR को उससे कम कंट्रोल करेंगे, सबसे कम कंट्रोल करेंगे NR को, बराबर। तो ये भाई सब NR हो रहे हर जगह। तो क्या करना है ऐसे केस में? इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी क्योंकि तो इंडियन सिटीजन है, देखो हमारी बात सुननी पड़ेगी। हमारी बात यह है कि तू भले ही इंडिया में भी नॉन रेसिडेंट है, हर जगह नॉन रेसिडेंट है, हम लोग तेरे को जबरदस्ती बोलेंगे रेसिडेंट। जबरदस्ती मतलब ये बोल रहा है सर मैंने काफी कम दिन बिताया, हाँ बट फिर भी तो हमारे लिए रेसिडेंट है, फिर भी तो हमारे लिए रेसिडेंट है। ऐसे कैसे सर? हमने माना है, हम डीम कर रहे हैं। डीम करना मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं, वही तो लिखा है डीम्ड रेसिडेंट। सेक्शन कौन सा है? 6(1)(a। अभी तक 3 सेक्शंस बताए, 6(1) बेसिक कंडीशंस वाला, 6(6) एडिशनल कंडीशंस वाला, 6(1)(a) डीम रेसिडेंट वाला, बराबर। तो बच्चों 3 कंडीशंस क्या है डीम रेसिडेंट बनने के लिए? यहां पे आते हैं और यहां से पढ़ते हैं। डीम रेसिडेंट अंडर सेक्शन 6(1)(a, अ पर्सन शैल बी डीम्ड एज रेसिडेंट अंडर 6(1)(a इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। 3 कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या है? ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ किसको एप्लीकेबल है अमेंडमेंट? इंडियन सिटीजन, ठीक है। एंड he is non-resident in all the territories where he resides। हर एक देश में क्या हो रहा है? नॉन रेसिडेंट, हर जगह टैक्स कम भर रहा है। एंड his income other than foreign source income exceeds 15 लाख, मतलब इसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख के ऊपर जा रहा है। ये वही क्राइटेरिया जो हम लोग चेक करते हैं डिसाइड करने के लिए पर्सन अमीर है या गरीब है। ये पर्सन अमीर है, वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू, फॉर अस यू आर RNOR। हमारे लिए अब क्या हो गए? RNOR। कोई कंडीशन चेक नहीं करना है। ये बोल रहे हैं सर 2-3 दिन ही बिताए इंडिया में, हाँ फिर भी तो RNOR है। क्यों? क्योंकि तो इंडियन सिटीजन है, इतना तो सुनना ही पड़ेगा। इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक है, सही है, वही लिखा है। नोट, सच इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड एज RNOR। डायरेक्टली क्या इसको? RNOR, खत्म खेल, राइट। चलो, सो ये पॉइंट बच्चों मैंने आपको बताया। अच्छा ये सब हो गया, अब क्या करना है? अब वो टेबल पे आते हैं। टेबल बहुत कमाल का टेबल है, वो टेबल ध्यान से देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे, सही है। ओके, सो बच्चों ये है वो टेबल जिसकी मैं बात कर रहा था। टोटल 4 केसेस है, ठीक है। 4 केसेस है जिससे हम लोग ये सीखेंगे कि ROR को कब कब टैक्स भरना है, RNOR को कब कब टैक्स भरना है, और NR को कब कब टैक्स भरना है। आप लोग पहले एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करो। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर करो। सबसे ज्यादा अपनी गवर्नमेंट किसको कंट्रोल करती है? तीनों में से ROR को सबसे ज्यादा कंट्रोल करेगी, उसके बाद RNOR को, और सबसे कम कंट्रोल हमारा NR पे होगा, क्योंकि NR इंडिया में काफी कम दिन बिता रहा है, सही है। तो एक सिंपल चीज बताता हूं, ROR जो है इसको हर केस में टैक्स लगेगा, आपको देखना ही नहीं ज्यादा कुछ, ठीक है। ROR को हर एक केस में टैक्स भरना पड़ेगा, बराबर। अच्छा अभी NR का मैं आपको बताता हूं। नॉन रेसिडेंट जो होता है ना बच्चों, इसको सिर्फ 2 केस में टैक्स लगता है। या तो इनकम इंडिया में एक्टिव हो रहा है, एक्टिव मतलब उसका जो नेक्सस है, उसका जो कनेक्शन है इनकम का, वो इंडिया से, जड़ इंडिया से, करेक्ट। तो अगर इनकम इंडिया में एक्टिव होता है तो नॉन रेसिडेंट को हम लोग बोलेंगे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल, क्रिस गेल इंडिया में आके अगर IPL मैचेस खेलता है, क्योंकि वो IPL मैचेस इंडिया में हो रहे, तो एक्टिव का हो गया, इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। भले क्रिस गेल कौन है? नॉन रेसिडेंट, उसको इंडिया में टैक्स क्यों लग रहा है? बिकॉज एक्टिव इंडिया में हो गया। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मतलब भले आप
यूएसए में बैठ के काम कर रहे हो, बट अगर आपको पैसा इंडिया में मिल रहा है और अगर नॉन रेसिडेंट हो, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। बहाना अपने को चाहिए टैक्स वसूल करने का, या तो इनकम इंडिया में एक्टिव होना चाहिए या तो इनकम इंडिया में रिसीव होना चाहिए। दो केसेस में नॉन रेसिडेंट को टैक्स लगेगा, सही बात है, ठीक है। बाकी दो केसेस में टैक्स नहीं लगेगा, करेक्ट। अच्छा बच्चों, अगर इनकम इंडिया में एक्री हुआ है या रिसीव हुआ है तो बेसिकली अपनी गवर्नमेंट किसी को भी नहीं छोड़ेगी, सबको टैक्स पे करने के लिए लगाएगी, सही है, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर सपोज इनकम एक्टिव और रिसीव इंडिया के बाहर हो रहा है, सब कुछ इंडिया के बाहर हो रहा है, एक्टिव भी बाहर हुआ, रिसीव भी बाहर हुआ, हम लोग किसको टैक्स पे करने के लिए बोलेंगे? R1, क्योंकि अपना फेवरेट है, क्योंकि इसने इंडिया में काफी दिन बिताए। ये कहीं पर जाके कुछ भी कर लो, अपनी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, क्योंकि ये इंडिया का रेसिडेंट है और ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, ठीक है। कहां कहां टैक्स नहीं लगेगा? बाकी दो केसेस में टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये एक केस बच गया। सपोज इनकम एक्टिव इंडिया के बाहर हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रहा है, मतलब बिजनेस को इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है। कोई पर्सन इंडिया में बैठे बैठे अपना बिजनेस जो यूएसए में चला रहा है उसको संभाल रहा है। बिजनेस यूएसए में तो एक्टिव कहां हुआ? यूएसए में। पैसा भी यूएसए में मिल रहा है तो रिसीव भी कहां हुआ? यूएसए। तो बिजनेस को कंट्रोल कहां से किया जा रहा है? इंडिया से। अगर ऐसा केस दिया है क्वेश्चन में तो सिर्फ दो जगह टैक्स लगेगा, ROR, RNOR। तो मोटा मोटी बोलने का मतलब यह है कि ROR को चारों केसेस में टैक्स लगेगा, RNOR को 3 केसेस में टैक्स लगेगा और NR को सिर्फ 2 केसेस में टैक्स लगेगा, सही है। सारे पॉइंट्स बता दिए मैंने आपको, एक ही पॉइंट बचा है, वो है कौन सा? इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, जो लिखा है सेक्शन 9 में, ठीक है। काफी बड़ा सेक्शन है, ब्रीफली करेंगे बट हम लोग उसको, बराबर। चलो बच्चों, सेक्शन 9(1) में आते हैं, राइट। सो यहां देखो क्या लिखा है, इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9(1) में लिखा है, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये काफी डिफिकल्ट लगता है क्योंकि काफी बड़ा चार्ट है, ध्यान दो, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ दम नहीं इसके अंदर, एग्जाम्पल से समझ में आता है, ठीक है। सेक्शन 9 का पूरा सीरीज है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सेक्शन 9(1)(1), ठीक है, सेक्शन 9(1)(1). अभी मैं आपको क्या क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। सेक्शन 9(1)(1) के टोटल 3 पार्ट्स है, ठीक है। या तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में हो रहा है, या तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में हो रहा है, ठीक है। नंबर 2, या तो इंडिया में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उससे आपको इनकम अराइज हो रहा है। एंड नंबर 3, या तो इंडिया के अंदर की आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने ट्रांसफर किया है, यानी कि बेच दिया है, ठीक है। ये इंडियन प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंडियन प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। तीन ही केसेस है, इसको एकदम इजी कर रहा हूं। या तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में, अगर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में मान के चलो कि इनकम इंडिया में एक्टिव हुआ है, या तो इंडिया की प्रॉपर्टी से आपको इनकम मिल रहा है, मान के चलो कि ये इंडिया में एक्टिव है, या तो इंडियन प्रॉपर्टी को आपने बेच दिया, मान के चलो कि इंडिया में एक्टिव है, ठीक है। पहले तो इजी केसेस लेते हैं, ये दो वाले। सपोज कोई यूएसए का पर्सन है, इंडिया में आके कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और उससे किराया उसको मिल रहा है, अपनी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, क्यों? क्योंकि इंडिया की प्रॉपर्टी से अगर आपको किराया मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे दिस इज डीम्ड टू बी एक्टिव इन इंडिया। अच्छा, इंडिया की प्रॉपर्टी, यूएसए का रेसिडेंट, इंडिया का नॉन रेसिडेंट, इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट कोई पर्सन है, यूएसए का कोई बंदा इंडिया में आके प्रॉपर्टी खरीदता है, उसको बेचता है, कैपिटल गेन लगेगा, हम लोग उसको बोलेंगे कि इंडिया की प्रॉपर्टी बेच के तेरे को कमाई हुई है, इस पे तेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, दिस इज डीम्ड टू एक्टिव इन इंडिया। अब बात करते हैं बिजनेस कनेक्शन की, ये वाला पॉइंट बड़ा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यूएसए का कोई पर्सन, कोई नॉन रेसिडेंट क्या कर रहा है, इंडिया में आके या तो फैक्ट्री लगा रहा है, इंडिया में आके या तो फैक्ट्री लगा रहे हैं, फैक्ट्री कहां लग रही है? इंडिया में, ठीक है। बिजनेस कनेक्शन कहां से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। या तो आप इंडिया में आके फैक्ट्री लगा रहे हो, नहीं तो इंडिया में आके आप सब्सिडरी ओपन कर रहे हो। क्या ओपन कर रहे हो? सब्सिडरी। नहीं तो आप क्या कर रहे हो? इंडिया में आके कोई ब्रांच लगा रहे हो। तीनों भी केसेस में हम लोग मान के चलेंगे क्योंकि आपने इंडिया में सब कुछ किया है, जो कमाई हुई है उसके ऊपर आपको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। दिस इज डीम्ड टू एक्टिव इन इंडिया, सिंपल, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर आप एजेंट लगा के कुछ करते हो तो भी हम लोग बोलेंगे कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा, सही है। अभी एजेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, चाहे वो कंक्लूडिंग एजेंट हो जो आपके लिए पूरे डील्स को कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो इंडेंटिंग एजेंट हो जो आपके लिए सामान बेच रहे हैं, चाहे वो फिर स्टॉकिंग एजेंट भी क्यों ना हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट एजेंट यहां नहीं आते। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट एजेंट? टाटा क्रोमा जो अलग अलग ब्रांड्स की टीवी बेचता है, वो कोई भी ब्रांड का एजेंट नहीं है, वो सबके लिए काम कर रहा है, करेक्ट। इंडिपेंडेंट एजेंट के तो अगर ये होता है तो टैक्स नहीं लगेगा, तो बाकी हर जगह हम लोग यहाँ पे टैक्स जरूर वसूल करेंगे। दिस इज स्कीम टू एक्टिव रेजिडेंट इंडिया,
सही बात है। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स में बच्चों एक अमेंडमेंट और जुड़ चुका है, इसमें एक बहुत सही अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट में आपको दो चीजें दिमाग में रखना है। बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, दूसरे देश में बैठे बैठे इंडिया में सर्विसेज दे रहे हैं, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, वो सब कुछ जो है वो बगैर कोई ऑफिस यहाँ पे सेट क्यों हो रहा है। ठीक है, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज बच्चों, उन्होंने फैक्ट्री लगानी, सब्सिडी ओपन नहीं किया, ब्रांच ओपन नहीं किया, एजेंसी के थ्रू भी नहीं कर रहे, तो भी उनका बिजनेस चलेगा। ठीक है, ऐसे केसेस में उन्होंने अमेंडमेंट क्या लाया? अमेंडमेंट बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ दो सवाल पूछने हैं। अगर कोई यूएसए वाली कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बेच रही है इंडिया में, या फिर इंडिया में सर्विसेज अलग तरीके से दे रही है, तो हमें दो चीजें चेक करना है। एक तो अगर इंडिया के यूजर्स, बताओ आप लोग बोल सकते हो क्या बच्चों, यूजर्स 3 लाख से ऊपर है, ठीक है, 3 लाख से ऊपर है, प्लस प्लस जो ट्रांजैक्शंस इंडिया से हो रहे हैं, जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एग्रीगेट उसका कितना होना चाहिए, 2 करोड़ से ऊपर। अगर ऐसा होता है तो हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको टैक्स लगाएंगे। कोई सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनी ने इंडिया में सॉफ्टवेयर बेचा, पैसा पूरा यूएसए में लिया, बट यूजर्स 3 लाख के ऊपर है, ट्रांजैक्शन 2 करोड़ के ऊपर है, टैक्स भरो। ये वाला पार्ट अमेंडमेंट है। ये वाला पार्ट क्या है? अमेंडमेंट। अच्छा, बिजनेस कनेक्शन के टोटल 3 एक्सेप्शंस है। कौन से 3 एक्सेप्शंस? अगर कोई इंडिया में आके फिल्म का शूटिंग कर रहा है, फिल्म का, सिनेमा फिल्म का शूटिंग कर रहा है, अगर वो इंडिया में आके शूटिंग करते हैं, हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर कोई इंडिया के बारे में न्यूज ऑब्लिक व्यूज शेयर कर रहा है, टैक्स नहीं लगेगा, छोड़ दो। ठीक है, या फिर इंडिया से कोई सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? एक्सपोर्ट किया जा रहा है दूसरे देश में। यूएसए का एक पर्सन इंडिया आता है, राजस्थान की कोई दुकान से कुछ चीजें पसंद करता है, राजस्थान वाला शॉपकीपर उसको यूएस में वो एक्सपोर्ट कर रहा है, इस पर टैक्स मत लगाओ, मत लगाओ, बराबर। तो ये एक्सेप्शंस, ये पूरा कौन सा सेक्शन बताया? 911, वेरी वेरी इजी, बराबर। अच्छा, अब डायरेक्टली यहाँ पे चार्ट से हम लोग बैलेंस पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, बराबर। सो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे? सैलरी अर्न्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। सैलरी अर्न्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया मीनिंग क्या है? यूएसए का कोई रेसिडेंट है, इंडिया का नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में आता है और इंडिया में अपनी कंपनी के लिए 2 महीने काम करके जाता है। 2 महीने का जो सैलरी उसको मिल रहा है, उस पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इंडिया में आके सर्विसेज दिए। सही है, यूएसए का कोई इंजीनियर इंडिया में गूगल के लिए 2 महीने आके काम कर जाता है, टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। सही है, चलो 912 में। अच्छा, नेक्स्ट, सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। ध्यान से सुनना, कोई इंडियन सिटीजन है, अपने गवर्नमेंट के लिए दूसरे देश में काम कर रहा है। ध्यान से सुनना, ये चीज को हजम करने की कोशिश करो। इंडिया का सिटीजन कहां काम कर रहा है? दूसरे देश में, बट किसके लिए? इंडिया की गवर्नमेंट के लिए। एग्जाम्पल ऑफ दिस कुड बी श्रीलंका में सपोज इंडियन एम्बेसी में कोई इंडिया का सिटीजन अपने गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक्चुअली गवर्नमेंट इसको प्रमोट करेगी। वैसे देखा जाए तो श्रीलंका में भले ही काम कर रहा है, बट किसके लिए काम कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट। तो उसका कनेक्शन कहां से हो गया? इंडिया से, तो एक्टिव इंडिया में हो गया, टैक्स लगेगा। बट हम लोग क्या बोल के इनको एग्जम्पशन दे रहे हैं? हम लोग बोलेंगे कि आपकी जो सैलरी है उसमें सिर्फ बेसिक सैलरी पे टैक्स लगेगा, अलाउंसेस और रिक्विजिट पे टैक्स नहीं लगेगा। 10(7) के तहत ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। कौन सा सेक्शन? 10(7). यहां लिखा है, क्या लिखा है? इसको थोड़ा जूम करता हूं, ये देखो आपको ये दिख रहा है क्या? ठीक है, क्या लिखा है? 10(7) exempts allowances and perquisites, only basic is taxed। सही है, ठीक है, ओके चलो, तो ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या बता रहा, देखो, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउट इन इंडिया। बहुत इजी पॉइंट है, 914। सपोज रिलायंस का कोई शेयर होल्डर दुबई में बैठा है, कहां बैठा है? दुबई में। वो दुबई में ही है पूरे साल, तो इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट हो गया। रिलायंस ने अगर उसको डिविडेंड पे किया तो इंडियन कंपनी डिविडेंड पे कर रही, उसकी कमाई इंडिया से हो गई, इसलिए उसको हम लोग इंडिया में एक्टिव हुआ है ऐसा मान के चलेंगे और उसको टैक्स पे करने लगाएंगे, भले ही वो नॉन रेसिडेंट है। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये 3 पॉइंट्स मैं आपको ब्रीफली सम अप करके बता रहा हूं। कौन से 3 सेक्शंस का मैं आपको पूरा समरी बता रहा हूं। 915 जो इंटरेस्ट की बात करता है, 916 जो रॉयल्टी की बात करता है, 917 जो टेक्निकल सर्विसेज की बात करता है। ठीक है, अच्छा, इसका मोटा मोटी बच्चों समरी ऐसा बनता है अगर कोई पर्सन यूएसए की बैंक से लोन ले रहा है, कोई नॉन रेसिडेंट है, उसने क्या किया, यूएसए की बैंक से लोन लिया और लोन का पैसा यूज करा है इंडिया में बिजनेस करने के लिए। आपको सिर्फ इतना खुद को सवाल पूछना है, क्या बिजनेस इंडिया में किया जा रहा है?
लोन का जो इंटरेस्ट है, जो बैंक की कमाई है, वो बैंक की कमाई क्यों हुई है? क्योंकि बिजनेस इंडिया में कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको डीम टू एक्टिव और रेज इंडिया मानेंगे। कहीं से भी लोन लो, इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं क्या? अगर आंसर यस है तो एक्टिव इंडिया में होगा, टैक्स लगेगा, खत्म। पूरा इंटरेस्ट का केस यही है। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट बैंक ऑफ जापान से लोन ले रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों लोन ले रही है? इंडिया में उनको यूज करना है पैसा, तो इसका पूरा नेक्सस इंडिया से, कनेक्शन इंडिया से, एक्टिव इंडिया। इंडिया का कोई रेसिडेंट यूएसए की बैंक से लोन लेके इंडिया में बिजनेस कर रहा है, तो टैक्सेबल, एक्टिव इंडिया, इजी बहुत, राइट? सेम रेप्लिकेट कर सकते हो रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विसेज के लिए, सेम वही है, बराबर। एक लास्ट पॉइंट बता रहा बच्चों, एंड दिस वुड बी एंड ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। लास्ट पॉइंट यहां क्या है? इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया। ये क्या है, मैं आपको पूरा इसका समरी बताता हूं, सुन लो। ब्रॉडली बच्चों क्या होगा, सपोज इमेजिन करो, यहां एग्जाम्पल लिख के बताता हूं, ठीक है? अगर सपोज मिस्टर ए ये है इंडिया का रेसिडेंट, मिस्टर बी ये है यूएसए में रहता है, तो ये इंडिया के लिए क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट। इंडिया का कोई रेसिडेंट अगर नॉन रेसिडेंट पर्सन को गिफ्ट देता है 60,000 रुपए का, कितने का? 60,000 का, ठीक है बच्चों। वैसे मैंने आपको बताया था गिफ्ट 50,000 तक एग्जेम्प्ट होता है। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गिफ्ट अगर एक साल में मिलता है 50,000 तक एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्सेबल होगा। ये नॉन रेसिडेंट को इसने गिफ्ट कहा दिया? यूएस में जाके, तो यहां पे इसके ऊपर लगेगा टैक्स। क्यों लगेगा टैक्स? क्योंकि 50,000 के ऊपर जा रहा है, प्लस इसको गिफ्ट किसने दिया? रेसिडेंट ने दिया, तो यहां पे इसका नेक्सस इंडिया से, कनेक्शन इंडिया से, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे दिस इज डीम टू एक्टिव और अराइज इन इंडिया। सिंपल। भले ही नॉन रेसिडेंट को ये कमाई हो रही है और नॉन रेसिडेंट को यूएस में पैसा मिल रहा है, बट दिया किसने? रेसिडेंट ने, इसलिए ये एक्टिव इंडिया में हुआ है, ऐसा हम लोग मानेंगे, ठीक है? तो ये थी पूरी कहानी रेसिडेंशियल स्टेटस की, बराबर।